एनसीईआरटी में ये सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, जहां जहां पर डायग्राम के पास तुम्हारे ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो। ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाओ, जितना है सब कुछ पढ़ के जाओ। सीधी सीधी सी बात है कि अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेगा, उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग हम लोगों को लगाना नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनमुनुस। तो आज मैं आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऑल डायग्राम्स इन वन वीडियो, ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। अब देखो, सीधी सी बात है, आई नो आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो, आई नो एग्जाम है, एग्जाम सिर पर है, और आप लोगों को बायोलॉजी के डायग्राम्स में इतनी कंफ्यूजन रहती होगी कि ये डायग्राम कैसे याद करें, ये डायग्राम बनाने को आएगा या नहीं आएगा, कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस डायग्राम के बेस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारी चिंता, बहुत ज्यादा पैनिक, बहुत ज्यादा केओस। आज सब कुछ शांत कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, हर एक डायग्राम को एक एक करके किल करेंगे। ऑल्सो तुम लोगों को इस पूरे लेक्चर के दौरान, इस पूरे वीडियो के दौरान बने रहना है और हिलना नहीं है अपने जगह से। शुरुआत से लेकर अगर लास्ट तक तुम लोगों ने ये वीडियो देख ली ना, तो तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि अब तुम्हारे अंदर 100% कॉन्फिडेंस आ गया है एग्जाम को डील करने का, एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को किल करने का। एक एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर डायग्राम से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको तुम्हें कैसे लिखना है, कैसे डील करना है। तो दिस video is not only about important diagrams but also about all the case based questions, all the conceptual questions, all the MCQ type questions। तो हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा बारीकी से हम लोग इसे खत्म करने वाले हैं, बारीकी से समझने वाले हैं कि क्या है हर एक बायोलॉजी का डायग्राम, क्या कहता है। हर एक डायग्राम अपने आप में एक लैंग्वेज है, एक अपने आप में एक मीडियम है आपके साथ कम्युनिकेट करने का। कौन सा डायग्राम आपसे किस तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग प्यारा सा लेक्चर, अपना ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इन वन वीडियो। क्लास 10th के बच्चे हो अगर, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले शुरू करते हैं हम सारे चैप्टर्स के साथ, हम इसे शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, चौथा चैप्टर है हेरिडिटी, और लास्ट चैप्टर है आपका आर एनवायरनमेंट। पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस से लेट्स स्टार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम लोगों को यह भी बता देती हूं कि इस पर्टिकुलर डायग्राम से तुम्हारे क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं, पर ये डायग्राम तुम्हें बनाने को नहीं आएगा, ये भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये डायग्राम बिल्कुल भी बनाने को नहीं आएगा, बट हाँ, इस डायग्राम की हर एक चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही उसका इंपॉर्टेंस बताऊं। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लोएम जाइलम के बंडल की, जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या काम करता है? प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा। अगर वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना है तो जाइलम के थ्रू करना पड़ेगा, अगर ट्रांसलोकेशन करनी है यानी कि फूड प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है फ्रॉम लीव्स टू दी अदर पार्ट्स, तो वो भी फ्लोएम करेगा। यानी वैस्कुलर बंडल्स ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होते हैं। फिर बात करते हैं सबसे ऊपर लगे वैक्सीक्यूटिकल की। वैक्सीक्यूटिकल क्या चीज है, क्यों प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट फॉर प्रोटेक्शन, इट इज प्रेजेंट फॉर प्रोटेक्शन। किस चीज से हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किस चीज से हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? वैक्सीक्यूटिकल क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा? क्योंकि जितने भी डस्ट हैं, जो भी धूल वगैरह उड़ रही है, जो भी माइक्रोब्स हार्म कर सकते हैं प्लांट के सेल के अंदर जाकर, वो सारी चीजें रोकी जा सकती है वैक्सीक्यूटिकल की लेयर के वजह से। सबसे पहला जो रीजन है प्रोटेक्शन का, वो किस चीज से प्रोटेक्ट करना है? वो किस चीज से प्रोटेक्ट करना है? एक्सेस वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करना है, एक्सेस वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करना है। दूसरा डस्ट एंड डर्ट हो गया बच्चों, डस्ट एंड डर्ट हो गया। तीसरा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तीसरा हो गया माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपर एपिडर्मिस की। अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का काम क्या होता है? एपिडर्मिस का काम क्या होता है, क्या बोलोगे? एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कंटेन करेंगे क्लोरोफिल, जो कंटेन करेंगे क्लोरोफिल। आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, पूछ लेगा तुमसे ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, डॉट लाइक स्ट्रक्चर ये क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर 1, डॉट लाइक स्ट्रक्चर ये क्या चीज है? ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हर एक बच्चा जानता है। चलो इस क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, इस क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का? रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। अच्छा भैया ये बताओ आप लोग कि ये जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, ये जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट है इसका रोल क्या है? ये जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट है इसका रोल क्या है? ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, ताकि एक्सचेंज, रुको, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, है कि नहीं? है कि नहीं? उसके बाद क्या हो गया? गार्ड सेल हो गया। गार्ड सेल का क्या काम हो गया बेटा जी? गार्ड सेल का क्या काम हो गया? जल्दी बता दो। दे गार्ड या कंट्रोल या रेगुलेट, बहुत सारे वर्ड्स दे रही हूं तुम लोगों को, कुछ भी लिख सकते हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग of stomata, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कितने क्वेश्चन बन गए? कितने क्वेश्चन बन गए इस डायग्राम से? चलो ये भी बता दो कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये पिगमेंट क्या करता है? ये पिगमेंट ट्रैप करता है सनलाइट की एनर्जी को और फिर कन्वर्ट करता है किस चीज को? किस चीज में? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो ये सारे आंसर्स आप लोग आसानी से दे सकते हो। कितने क्वेश्चंस बन गए फटाफट से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया वैक्सीक्यूटिकल का प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड फिर क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एयर स्पेसेस। क्वेश्चन नंबर 5 गार्ड सेल का काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा और क्या ही क्वेश्चन बनेगा इस पर्टिकुलर डायग्राम से रिलेटेड? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक डायग्राम किल हो गया। चलो चलते हम लोग अगले डायग्राम में। फिर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, डायग्राम बनाने को भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते है ना, कह नहीं सकते कि आएगा नहीं आएगा, बट तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। कुछ नहीं है इस डायग्राम में, कुछ भी नहीं है। फंक्शन बताना है स्टोमेटल पोर का। स्टोमेटल पोर होता क्या है? इसका फंक्शन बता दो, इसका फंक्शन बता दो। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ओपन और क्लोज्ड स्टोमेटा का। स्टोमेटा होते क्या है? सबसे पहले दीज आर द टाइनी ओपनिंग्स और द पोर्स जहां से वाटर एस्केप करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये पूरे प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ऑल्सो एक्सेस वाटर का लॉस कराता है ताकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सही तरीके से बना रहे। स्टोमेटा पोर का फंक्शन क्या है? स्टोमेटा पोर का फंक्शन क्या है? टाइनी ओपनिंग्स हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। क्या होगा यहाँ पर? एक्सचेंज ऑफ gases will take place, exchange of gases will take place। कौन से गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। क्रूशियल रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। अब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, डिस्क्राइब करो इस इमेज को कि कैसे ओपन स्टोमेटल पोर यहाँ पर शो हो रहे हैं। डिस्क्राइब द इमेज, ये तुमसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिख रहा है तुम लोगों को? तुम्हें दिख रहा है कि जो ओपन स्टोमेटा पोर है, जो ओपन स्टोमेटल पोर है, वो
गार्ड सेल से सराउंडेड है, और वो गार्ड सेल सोलन है बिकॉज ऑफ द वाटर दैट हैज एंटर्ड इनसाइड। और इस सोलन गार्ड सेल की वजह से देयर इज एन ओपनिंग जिसको हम स्टोमेटल पोर कहेंगे। अब अगर स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो इट विल अलाउ फॉर द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, allow for the entry of carbon dioxide for photosynthesis and allow for the exit of oxygen and water vapor through transpiration। तो ये डिस्क्राइब करने को तुम्हें आ जाएगा कि ओपन स्टोमेटा जो है वो क्या कर रहा है, entry of CO2 for photosynthesis and exit of O2 and water during ट्रांसपिरेशन। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज हो सकती है, तो उसका सीधा सीधा आंसर है तुम्हारा गार्ड सेल, जो कि कंट्रोल करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लॉस ऑफ वाटर वेपर। तो जब भी पानी थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा, गार्ड सेल स्वेलअप हो जाएंगे स्वेलअप हो जाएंगे और इसके वजह से स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाएगा और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस और एस्केप ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विल टेक प्लेस। और जब भी पानी मिनिमाइज हो जाता है, जब भी वाटर का ज्यादा लॉस हो चुका है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मिनिमाइज हो गया है, उस टाइम पर गार्ड सेल्स विल श्रिंक एंड बिकॉज ऑफ दैट ये स्टोमेटल पोर भी क्लोज हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझ लो कि एक अडेप्टेशन है, एक अडेप्टेशन है हमारे प्लांट्स का टू सर्वाइव इन a given condition, चाहे वो कंडीशन कैसी भी हो, पानी ज्यादा है पानी कम है, दोनों तरीके से सरवाइव किया जा सकता है। ये एक अडेप्टेशन टेक्निक हो गई हमारे प्लांट्स की। अब हॉट एंड ड्राई कंडीशन में स्टोमेटा के पोर का क्या हो जाता है? हॉट एंड ड्राई कंडीशन में स्टोमेटा का क्या होगा, कैसे स्टोमेटा बैलेंस करेगा अपने ओपनिंग और क्लोजिंग को, कैसे स्टोमेटा बैलेंस करेगा? अब इस टाइम पर ना हॉट एंड ड्राई कंडीशन में स्टोमेटा का पोर तो क्लोज हो जाता है बिकॉज पानी ज्यादा है नहीं, और ड्राई कंडीशन है तो वाटर का लॉस बहुत फास्ट हो सकता है, इस वजह से स्टोमेटा अपने आप को क्लोज कर देती है ताकि वाटर का मिनिमल लॉस हो, अगेन ये एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स हो गया प्लांट का, ताकि वाटर लॉस को रिड्यूस कर सके ट्रांसपिरेशन के दौरान, ट्रांसपिरेशन के दौरान। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के वजह से वाटर तो कंजर्व हो जाता है, लेकिन इसके वजह से एक और प्रॉब्लम आ जाती है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाता इनसाइड द प्लांट, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में थोड़ा सा रुकावट आता है। तो ऐसे कंडीशन में स्टोमेटा को एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बिटवीन कंजर्विंग एंड मीटिंग द नीड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, बहुत ही प्यारा डायग्राम है। यहां से तुम्हारा क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा, पहले तो इसको समझो कि ये है क्या। ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा किस तरीके का न्यूट्रिशन फॉलो करता है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा तुमसे, तो तुम क्या बोलोगे कि ये न्यूट्रिशन फॉलो करता है होलोजोइक, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ जाएगा यहाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम से कि डिस्क्राइब कीजिए प्रोसेस इन द डायग्राम, डिस्क्राइब द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द प्रोसेस। क्या डिस्क्राइब करोगे, क्या एक्सप्लेन करोगे? यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हुए अमीबा अपना न्यूट्रिशन का नीड फुलफिल करता है। अच्छा, एक और चीज, ये प्रोसेस शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस हम किसको बोलते हैं? फेगो का मतलब होता है इनगल्फ करना, खा जाना। साइटोसिस यानी कि सेल के अंदर ये काम हो रहा है।
तो अमीबा जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये जब भी एक फूड पार्टिकल को खाएगा, इनगल्फ करेगा, तो हम इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोलेंगे। ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस सिर्फ अमीबा में ही देखने को नहीं मिल रहा है, ये और भी बहुत अलग अलग सिचुएशंस में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि जब भी हमारी बॉडी में कोई क्या कहते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर दिया, तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि इन सबको एनगल्फ कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फेगोसाइटोसिस होते हुए बाय एक्सटेंडिंग सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है? फॉल्स फीट है अमीबा का। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीड। प्राइमरी फूड सोर्स क्या हो सकता है अमीबा का? ये जो खाना खा रहा है, ये खाने का सोर्स क्या हो सकता है? क्या किस तरीके का खाना खा रहा होगा ये अमीबा? प्राइमरी फूड सोर्स, क्वेश्चन नंबर 2, प्राइमरी फूड सोर्स क्या होगा इसका? या तो वो कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स हो सकते हैं, या फिर वो हो सकता है कोई एल्गी। अब जाहिर सी बात है, इस अमीबा से जो भी छोटा होगा उसी को तो ये फीड करेगा ना, अपने से बड़े ऑर्गेनिज्म को तो फीड करेगा नहीं, अपने से छोटे ही ऑर्गेनिज्म को फीड करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करो ये अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है उसका क्या रोल है न्यूट्रिशन के प्रोसेस में? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका रोल है, क्या इसका रोल है? सबसे पहले इसका काम होता है टू रेगुलेट द वाटर कंटेंट, रेगुलेट वाटर कंटेंट, कि कितना पानी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर होना चाहिए, कितना बाहर होना चाहिए। बाय एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, एक्सपेल करेगा ये एक्सेस वाटर को, जो एक्सेस वाटर है उसको एक्सपेल करवा देगा बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंड ऑल्सो अगर ये सब चीजें रेगुलेट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये मेंटेन करेगा अपने ऑस्मोटिक बैलेंस को। सेल के अंदर का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने का काम भी तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ही होगा ना बेटा, है कि नहीं? मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। डन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, अबाउट द फूड वैक्यूल्स। अबाउट द फूड वैक्यूल्स, मान लो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि फूड वैक्यूल क्या होता है, या फूड वैक्यूल का रोल क्या होता है अमीबा के अंदर, या फिर किस तरह से आप फॉर्मेशन इलस्ट्रेट कर सकते हो फूड वैक्यूल का, सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे ही अमीबा अपना सूडोपोडिया एक्सटेंड करके फेगोसाइटोसिस करता है, यानी कि कैप्चर करता है अपने फूड पार्टिकल को, इसके बॉडी के अंदर बनने लगते हैं फूड वैक्यूल, जहां पर वो फूड पार्टिकल स्टोर होंगे, जहां पर वो फूड पार्टिकल स्टोर होंगे। इसीलिए फूड वैक्यूल को टेम्पररी वैक्यूल भी बोला जाता है, क्योंकि ये तभी फॉर्म करता है जब फेगोसाइटोसिस होती है। जब फेगोसाइटोसिस होती है तब ये फॉर्म करता है, वहीं पर उसका डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, और जब एक्सक्रीशन हो जाएगा तो ये वैक्यूल्स वापस से गायब हो जाएंगे। ये भी तो बात है, इसीलिए तो इसको टेम्पररी बोला जा रहा है। 4 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने इस डायग्राम से रिलेटेड, बढ़िया मस्त चल रहा है, एकदम मन लग रहा है तुम लोगों का वीडियो देखने में। लाइक कर दो यार, एक हार्ट भी दे दो, एक लाइक भी दे दो, सारे बच्चे एक एक लाइक दे दो फटाफट से। लाइक के बटन को ऐसे दबाओ, ठीक है, सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, और शेयर तो करना भूलना मत यार, प्लीज प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। अगेन अब यहां से भी तुम्हारा डायग्राम पूछने तो नहीं वाला है कि डायग्राम बनाकर दिखाओ, कोई भी तुमको ये वाला डायग्राम बनाकर दिखाने को नहीं बोलेगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। हाँ, ये डायग्राम दे सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये डायग्राम शो कर रहा है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हो रही है डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, यानी कि बकल कैविटी से, जहां पे प्रेजेंट होता है हमारा टंग और हमारे टीथ। ये करते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड की चर्निंग, फूड को चर्न करते हैं, फूड को मैकेनिकली डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला
पार्ट तो हो गया इंजेशन करना, यानी कि फूड एंटर कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर। उसके बाद हो गया मैकेनिकल डाइजेशन, यानी कि चूइंग। चूइंग करेंगे हम उस फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करेंगे और इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया ताकि एंजाइम उसके ऊपर एक्ट कर सके। तो माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। ये करेगा स्टार्च का डाइजेशन, ये करेगा स्टार्च का डाइजेशन। क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इसके बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर वन, फंक्शन ऑफ माउथ, यही पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? फंक्शन ऑफ माउथ, यही पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे कि माउथ क्या हो रहा है? माउथ में हो रहा है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। माउथ है बिगिनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, प्लेज क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन प्रोसेस। इन द डाइजेशन प्रोसेस प्राइमरी फंक्शन है इंजेशन करना, इंजेशन करना यानी कि फूड का इनटेक करना। और फिर दूसरा क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन, फूड को चबाना, चर्निंग करना एंड ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ताकि इजीली वो एंजाइम, इजीली उसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर सके। तीसरा है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन यानी कि सलाइवा जिसके अंदर एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, इट विल बिगिन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट विल बिगिन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हो गए। दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जा सकता है? अच्छा, ईसोफेगस की बात अगर हो ही गई है तो विंड नहीं, फूड पाइप या ईसोफेगस में किस तरह के मूवमेंट देखे जाते हैं? तो तुम्हें पता है किस तरह के मूवमेंट देखे जाते हैं? उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको डिस्क्राइब कर दो चलो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको डिस्क्राइब कर दो चलो। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे पूछा जा सकता है कि स्टमक के 3 सिक्रीशंस के बारे में कुछ तो बताओ भाई। स्टमक के 3 सिक्रीशन के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे? पेप्सिन है, HCl है और म्यूकस है। म्यूकस का रोल बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 म्यूकस का रोल बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 HCl का रोल बता दो। क्यों प्रेजेंट होता है? एसिड पेट में क्यों पाया जाता है भाई? क्या रोल है इसका? तो अगर आप लोगों ने मेरा लाइव सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका क्या आंसर है। फिर भी मैं बता देती हूँ। म्यूकस की जो कोटिंग है वो स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है ताकि वो HCl के एसिडिटी से खराब ना हो जाए, करोजन ना आ जाए उसमें। और HCl इसलिए पाया जाता है ताकि सबसे पहला कि वो एक्टिवेट करेगा पेप्सिन एंजाइम को। जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होगी तब तक पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। पेप्सिन नहीं बनेगा तो फिर प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन हो नहीं पाएगा। दूसरा रीजन है खाने को फर्मेंटेशन होने से बचाना, फर्मेंट होने से बचाना। तीसरा रीजन है माइक्रोब्स को किल करना, तीसरा रीजन है माइक्रोब्स को किल करना। ठीक है, रोल ऑफ स्टमक बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 रोल ऑफ स्टमक, वहां पर क्या हो रहा है? पेट में क्या हो रहा है? फूड जो है वो मिक्स हो रहा है विद ऑल द एंजाइम्स। फिर हो रही है डाइजेशन किस चीज की? प्रोटीन की, बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन। स्टोरेज हो रहा है, एक तरह से टेम्परली स्टोरेज का काम करता है स्टमक। फूड जब बहुत ज्यादा तुम लोगों ने खाना खा लिया ना तो वहीं पर बहुत देर तक स्टोर रहेगा। हौले धीरे धीरे करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगा और कंप्लीट डाइजेशन इट विल बी हैपन। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस तो हो गए तुम्हारे यहाँ पर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का क्या रोल है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ताकि फीकल मैटर सॉलिड बने, ताकि जितना भी यूजफुल चीज है वो सब निचोड़ के हम अपनी बॉडी में रख लें और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब बाहर निकल जाए। अगला डायग्राम आ गया तुम्हारा किसका? अगला डायग्राम आ गया तुम्हारा रेस्पिरेशन का। अब ये कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता रही हूं कि यहां से ना
तुम्हें ये पूरा बनाने को बोल दिया जा सकता है, पूरा पाथवे बनाने को बोल दिया जा सकता है कि कैसे ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट बन रहा है, फिर पाइरूवेट से ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल बन जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी। इसका सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है तुमसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक के मुकाबले ज्यादा फ्रूटफुल क्यों है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बन रही है, ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, ये बोल सकते हो। और उसके बाद पूछा जा सकता है कि लैक्टिक एसिड क्या कॉज करता है और क्यों बनता है, तो वो भी तुम समझा सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, फटाफट से इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं हम लोग। साफ साफ देख पा रहे हो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है नेजल पैसेज से, नॉस्ट्रल से, उसके बाद पहुंच रहा है ये फेरिंग्स लेरिंग्स होते हुए ट्रैकिया में। अब यहाँ तक में कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे, फटाफट से देखो। सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में वो कौन सा होता है, लंग्स, पेयर ऑफ पिंक ब्यूटीफुल लंग्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे पूछा जा सकता है, फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्या फंक्शन है इस पर्टिकुलर सिस्टम का, तो क्या बोलोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन होता क्या है, फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सा गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स। तीसरा क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जा सकता है कि हाँ, ट्रैकिया में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग क्यों पाई जाती है, कार्टिलेजिनस रिंग क्यों पाई जाती है, तो तुम क्या बोलोगे, ताकि कोलैप्स को प्रिवेंट कर सके, ताकि विंड के ना प्रेजेंट होने पर उस ट्रैकिया के कोलैप्स को प्रिवेंट कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे पूछा जा सकता है, क्या पूछूं मैं, डायफ्राम पूछ लेती हूँ। डायफ्राम क्या होता है, कैसे डायफ्राम हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायफ्राम एक ऐसा फ्लैट मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फ्लैट होगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लैटन, कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लैटन्स कब, जब आप इनहेल करते हो उस टाइम पर वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, उस टाइम पर वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। अब ये एक वैक्यूम क्रिएट करता है जिससे एयर सक इन हो जाता है इनसाइड द लंग्स। ठीक है, तो ये तुम डिस्क्राइब करोगे डायफ्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से इस डायग्राम से पूछा जा सकता है वो है एल्वियोलाई के ऊपर। तो आई कांट स्ट्रेस मच ऑन हाउ इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक इज, हाउ इम्पोर्टेंट दिस एल्वियोलाई इज। एल्वियोलाई होता क्या है, एक टाइनी एयर सैक है जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, और वहां पर समझ लो कि मेरा मुंह दर्द हो गया, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है एक कोऑर्डिनेटेड वेव के फॉर्म में, एक कोऑर्डिनेटेड वेव के फॉर्म में गैसेस का मूवमेंट हो रहा है। थिन वॉल प्रेजेंट होती है, लार्ज सरफेस एरिया पाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज फैसिलिटेट हो पाए। ठीक है, फैसिलिटेट हो पाए। एफिशिएंट गैस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस between the lungs or and the blood stream, between lungs and the blood stream। फिर छठा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, रोल ऑफ सीलिया और म्यूकस, रोल ऑफ सीलिया और म्यूकस। सीधी सी बात है, ये सब क्यों प्रेजेंट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ताकि वो कैप्चर कर सके पर्टिकुलेट मैटर को, डस्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि हमारे के अंदर, सिस्टम के अंदर जाकर उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं या फिर डिजीज कॉज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्यारे से डायग्राम में, दैट इज हमारा ह्यूमन का हार्ट। हमारा ह्यूमन हार्ट इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। सबसे पहले एक प्यारे से क्वेश्चन का जवाब दे दो, 4 चेम्बर्स कौन कौन से होते हैं, 4 चेम्बर्स कौन कौन से होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में। सबसे पहले लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। 4 different types of chambers are present in our heart।
फंक्शन क्या होता है वाल्व का? यहां से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाल्व्स क्या होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है? वाल्व्स जो हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं हमारे, दो तरह के नहीं, वैसे तो तीन पाए जाते हैं। सबसे पहला हो जाता है तुम्हारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, और फिर सेमी ल्यूनार वॉल्व। किसी भी तरह के वॉल्व का काम ये होता है कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को इंश्योर करना, ये काम होता है वॉल्व्स का, ये काम होता है वॉल्व्स का, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 जो इस डायग्राम के बेस पर पूछा जा सकता है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे हार्ट का कौन सा साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंपिंग करता है टू द बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड बाय कौन सा साइड तुम्हारा लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू चला जाता है अओर्टा से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पाथवे डिस्क्राइब करने को पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पाथवे डिस्क्राइब करने को पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप कैसे बताओगे बेटा जी? ध्यान से देखो, वेना केवा है, दो तरह का वेना केवा होता है, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर वेना केवा जो बॉडी के अपर साइड से ब्लड को कलेक्ट करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इंफीरियर वेना केवा जो बॉडी के लोअर साइड से, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा। दोनों साइड से दो तरह का जो वेना केवा है वो पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर लिया और पहुंचा कहां पर? राइट एट्रियम में। पहुंचा कहां पर? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भर जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल सीधा क्या करेगी? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच जाएगी लंग्स के पास कि भैया ऑक्सीजनेशन करो। सांस जो ली ना तुमने, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरा था, उसी एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज का कनेक्शन जो है वो क्या कर रहा है? गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। एल्वियोलाई के अंदर से ऑक्सीजन गया ब्लड के अंदर और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड गया एल्वियोलाई के अंदर, जो कि हम ब्रीद आउट कर देंगे। तो अब लंग्स में हो चुकी है ऑक्सीजनेशन। अब ये लंग्स का ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वीन के थ्रू एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। ये भर गया खून बहुत सारा, अब ये पंप करेगा वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल को, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल सीधा aorta के थ्रू टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। वाह भाई वाह, क्या खूब पाथवे डिस्क्राइब किया है हम लोगों ने। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा तुमसे कुछ भी ऐसा पूछा जाएगा जो तुम नहीं बोल पाओगे। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन है जो तुम हो सकता है कंफ्यूज कर जाओ या ना बोल पाओ। वो क्वेश्चन है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल है वो राइट वेंट्रिकल के वॉल से ज्यादा थिक क्यों है? क्योंकि बेटा जी राइट वेंट्रिकल के ब्लड को तो पास के लंग्स के पास ही जाना है, तो बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करने की जरूरत तो है नहीं, पास में पड़ोस में ही जाना है ना। तो तुम क्यों तैयार वार होके जूता उता पहन के निकलोगे पूरे एकदम जोश के साथ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको इतने फोर्स के साथ पंप करना पड़ता है ब्लड को ताकि वो इंस्टेंटली पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल तक पहुंच सके। इतना बड़ा शरीर होता है इंसानों का, कई सारे इंसान तो बहुत लंबे चौड़े से होते हैं, तो उनकी बॉडी में इंस्टेंटली कैसे जाएगा ब्लड जब तक हमारा राइट वेंट्रिकल ज्यादा मजबूत, ज्यादा मस्कुलर नहीं होगा। तो ये रीजन होता है। ठीक है,
यहां से एक और डायग्राम कंप्लीट। अब देखो ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि मेन कौन से ऑर्गन्स है जो इन्वॉल्व है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो तुम क्या बोलोगे, मेन जो तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है लंग, ठीक है, वो है लंग या फिर लंग कैपिलरीज, ठीक है। डायग्राम में जो रेड ब्लड सेल्स है, डायग्राम में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा जी, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, transport of oxygen to the from the lungs to the body, from the lungs to the body, to the body aorta के थ्रू, to the body aorta के थ्रू। रेड कलर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिपिक्शन दे रहा है और ब्लू कलर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिपिक्शन दे रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद स्मॉल वेसल्स, या फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कैपिलरीज क्या चीज है। कैपिलरीज वही जगह है जहां पर एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। बहुत ही थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है, लिख लो भाई यहां पर क्या होती है ये, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, बहुत ही थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। अब इनका काम क्या होता है बेटा जी, इनका काम होता है ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कराना, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कराना, कहां पर, इनसाइड द टिश्यूज, इनसाइड द टिश्यूज और सेल, टिश्यूज और सेल, ठीक है। इतने क्वेश्चंस मुझे लगता है काफी है, इनफ है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। कहीं से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन सबसे पहले कोई सा भी अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया गया ना तो तुमसे एक ही चीज सबसे पहले पूछेगा, मेन ऑर्गन कौन सा है। ये लोग पागल रहते हैं मेन ऑर्गन जानने के लिए। तो मेन ऑर्गन होता क्या है, मेन ऑर्गन जहां पर एक्चुअल में इस पर्टिकुलर सिस्टम का मैकेनिज्म कैरी आउट हो रहा है, ठीक है। तो मेन ऑर्गन होता है बेटा जी किडनी, मेन ऑर्गन होता है किडनी। क्या काम करता है किडनी, फिल्टर करेगा वेस्ट को और एक्सेस सब्सटेंसेस को फ्रॉम द ब्लड, फिल्टर एंड रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा तुमसे, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा। अब बेटा जी ये जो किडनी है ना, इसका जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है किडनी का वो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन कई बार तुमसे प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जा चुका है, सैंपल पेपर्स में भी हम लोगों ने करवाया है। मतलब नेफ्रॉन से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे तुम्हारे शॉर्ट आंसर में आए या फिर डायग्राम बेस में, तो खैर आता ही है। ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। अब ये फिल्टर करेगा वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेस वाटर को, और फिर उनको कंबाइन करके बनाएगा यूरिन। यहां पर हो रहा है क्या, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन। उसके अलावा फिल्ट्रेशन, उसके अलावा फिल्ट्रेशन, उसके बाद अल्ट्रा रीअब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा रीअब्जॉर्प्शन का मतलब समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 95% रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर, आयंस, मिनरल्स का, ग्लूकोज का, प्रोटीन्स का, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग, अमाइनो एसिड्स का, सॉल्ट्स का। ये सारी चीजें जो तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं वो फिल्ट्रेशन के बाद पहुंच जाती हैं ट्यूब्स में। ट्यूब्स में होता है अल्ट्रा अब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा अब्जॉर्प्शन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ साथ अल्ट्रा अब्जॉर्प्शन। चलो भाई,
ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद तुमसे क्या पूछा जा सकता है, तुमसे पूछा जा सकता है यूरेथ्रा का फंक्शन, तुमसे पूछा जा सकता है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, यूरिन को स्टोर करेगा। यूरेटर क्या करेगा, यूरेटर यहाँ दिया है बट हाँ ये रहा, यूरेटर क्या करेगा, किडनी में प्रोड्यूस होने वाला जो यूरिन है वो ट्रांसपोर्ट करेगा यूरेटर, ट्रांसपोर्टेशन का काम है यूरेटर, स्टोरेज का काम है यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन यूरेथ्रा क्या है भाई, एक ऐसा ट्यूब है जो यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा यूरिनेशन को, फैसिलिटेट करेगा मिक्चुरेशन को। मिक्चुरेशन क्या होता है, यूरिन पास आउट करने को हम मिक्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूरेथ्रा का फंक्शन। यूरेथ्रा के ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया था एक बार, और मैंने तुम लोगों को करवाया भी था एमसीक्यूज में, कि अगर यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बढ़ जाए तो यूरेथ्रल ओपनिंग क्लोज होगी या ओपन होगी। इसका आंसर तुम लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं फटाफट से तुम लोगों को सारा फंक्शन और कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बता देती हूँ। रेड कलर यहाँ ज्यादा यूज हुआ है तो मैं ब्लू कलर यूज कर लेती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस क्या है, ब्लड वेसल्स का टफ्ट है, टफ्ट मतलब गुच्छा, ठीक है। ब्लड वेसल्स को गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट वहां पर कर दिया गया है। चारों तरफ से बोमेन्स कैप्सूल से वो कवर्ड है, चारों तरफ से बोमेन्स कैप्सूल से वो कवर्ड है। इसको और इसको, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर हम इसे बोलते हैं मैल्फिजियन कॉर्पुसल। मैल्फिजियन कॉर्पुसल। यहां पर होता क्या है, यहां हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड में जितना भी वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जितना भी अमाइनो एसिड है, शुगर है, सॉल्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस हैं, these are all filtered from the blood at this point। यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाती है। फिल्ट्रेशन हो गई तो यहाँ पे ना बोमेन्स कैप्सूल से निकलता है एक ट्यूब सा निकलता है, ठीक है। बहुत ही, ये भी गुच्छे के फॉर्म में ही ट्यूब प्रेजेंट है। तो जो ट्यूब का पार्ट ध्यान से सुनना, नेफ्रॉन के यानी कि माल्फिजियन कॉर्पुसल के नजदीक होगा उसे हम कहेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो दूर होगा उसे हम कहेंगे डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये दोनों मिलाकर हम बोलते हैं इसको ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। क्या काम होता है ट्यूबुलर पार्ट में, रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। यहाँ लिख देती हूँ, रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है ट्यूबुलर पार्ट में, ठीक है। जितना भी एक्सेस में सब कुछ फिल्टर हो गया था ना, अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ ट्यूबुलर पार्ट में रीअब्सॉर्ब कराई जाएंगी। दीज आर द कैपिलरीज, ब्रांचेस है रीनल वीन के, ये है कलेक्टिंग डक्ट। फाइनली यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यूरिन को कलेक्ट करने वाला होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट जाकर मिलेगा यूरेटर से, और यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में लेकर जाएगा यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। अब क्यों कहते हैं कि किडनी जो है हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को कितना वाटर, कितना आयंस की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम पोटेशियम आयंस की जरूरत है, ये रेगुलेट और बैलेंस करने का काम तो किडनी ही कर रहा है ना, बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो इसी वजह से these are responsible for maintaining the homeostasis या फिर internal environment in the body। Moving on to okay, हम अगले स्टेशन पे पहुंच गए हैं बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। तो भैया हमारी रेलगाड़ी आ गई है छुक छुक करके अगले स्टेशन पर, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पे। अब यहाँ से भी कुछ डायग्राम्स ऐसे हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ से ना तुम्हें डायग्राम बनाने को भी दिया जा सकता है, वो मैं तुम्हें बता दूंगी। कुछ एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। अब अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें बताते चलूंगी। चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। चलो सबसे पहला जो तुम्हारा डायग्राम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम लोगों को एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर तुमसे ना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है। दो प्यारे प्यारे लाल दिल मैं यहाँ पर दे देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये डायग्राम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें ये बनाने को दिया जा सकता है। तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के। मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है डेंड्राइट, सबसे पहला होता है डेंड्राइट जो कि रिसीव करता है सिग्नल को या फिर नर्व इंपल्सेस को फ्रॉम अदर न्यूरॉन और उसे ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स द सेल बॉडी। सेल बॉडी इज द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। उसके बाद सेल बॉडी से सीधा सीधा एक्सॉन की तरफ चला जाता है हमारा इंपल्स, हमारा नर्व इंपल्स। अब क्या है एक्सॉन? एक लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन है, यहां पर मैं लिख देती हूं लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन है जो कैरी करता है नर्व इंपल्सेस को फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द एक्सोनल एंड, टुवर्ड्स द न्यूरॉन एंडिंग या फिर मसल सेल, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द न्यूरॉन, टुवर्ड्स द अदर न्यूरॉन। इन सब में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्सॉन हो गया, ये नर्व एंडिंग है। अब यहीं से दूसरे नर्व्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, दूसरे नर्व्स जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द नर्व एंडिंग, कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होती है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, डिफरेंट न्यूरॉन्स, अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं विथ ईच अदर। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द स्मॉल गैप्स जिसको हम कहते हैं सिनैप्सेस, यहां से तुमसे एक 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सिनैप्स होता क्या है? जब एक नर्व इंपल्स रीच करता है एक्सॉन के एंड में, तो वो सिनैप्स जो है दैट इज द गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स, वो ट्रिगर करेगा रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बेटा जी। तो न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। ट्रांसमीटर जो कि ट्रांसमिशन कर सके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो होता है, जैसे पहले के टाइम पे टेलीफोन्स हुआ करते थे। ठीक है, ट्रांसमिशन जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सके। न्यूरो ट्रांसमिशन यानी कि न्यूरल सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करवाने वाला न्यूरल ट्रांसमीटर, ये कैरी करता है सिग्नल को अक्रॉस द साइनेप्स यानी कि एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंडिंग से लेकर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिटिक पॉइंट तक लेकर जाना, अक्रॉस द सिनैप्स टू द डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ये हो गया तुम्हारा हाउ इट कम्युनिकेट्स विथ ईच अदर। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इस तरीके का होता है। देखो ये एक्सॉन है, ये एक्सोनल एंडिंग है, दिख रहा है तुम लोगों को? ध्यान से देखना, ये एक्सोनल एंडिंग है बेटा जी। ठीक है, और ये क्या है? ये एक मसल का लेयर है, एक मसल के सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जैसे कोई सा भी सिग्नल हमें मिलता है ना, जैसे कि मान लो ये पानी का ग्लास है, बहुत गर्म पानी है इसमें, और इसे मैंने टच कर लिया, एकदम से मैं विड्रॉ करती हूँ अपना हाथ, है ना। ये विड्रॉल वाला जो सिग्नल आया इफेक्टर सेल्स को, किससे आया? न्यूरल सेल से आया। तो उस न्यूरॉन का एक्सॉन मेरे मसल के इफेक्टर सेल पे जब टच किया होगा, जब मसल के एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जब वो टच किया होगा, इससे वो सिग्नल
ट्रांसमिट हुई मेरे मसल्स को कि मुझे इफेक्टर मसल्स को विड्रॉ करना है। तो इस जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं बेटा जी। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये रिफ्लेक्स आर्क का। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ रिफ्लेक्स आर्क का ये डायग्राम बनाने को नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ तुमसे ये पूछ सकता है कि पूरा का पूरा पाथवे बताइए, पूरा का पूरा पाथवे बताइए कि कैसा एक रिफ्लेक्स आर्क जो है वो वर्क करता है। सबसे पहले पूछेगा कि एक रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे यहाँ पे पूछ रही हूं मैं। एक न्यूरल पाथवे है जो कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है बेटा। ये अलाउ करता है टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अ पोटेंशियल हार्मफुल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड क्विकली to a potential harmful stimuli without any conscious thought। यहाँ पर ये भी मेंशन करना है तुम्हें, विदाउट कॉन्शियस थॉट, बिना कोई कॉन्शियस थॉट के एकदम से जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई दैट कैन बी हार्मफुल एंड डेंजरस टू अस, तो रिफ्लेक्स आर्क वर्क करता है ताकि हम रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म कर सके। रिफ्लेक्स एक्शन एसेंशियल होता है हमारी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए, ये भी तुम मेंशन कर सकते हो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि रिफ्लेक्स आर्क में। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क की। तो सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क का? सबसे पहला होता है कोई सा भी रिसेप्टर जो रिसीव करेगा उस एक्सटर्नल स्टिमुलस को, चाहे वो स्किन हो एज अ रिसेप्टर जो कि मान लो हीट या फिर पेन को रिसीव कर रही है एज अ स्टिमुलस, ठीक है, वो स्किन रिसेप्टर हो सकती है। अब जैसे ही रिसेप्टर ने स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लिया, ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इस सिग्नल को लेकर जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक। मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन, तो स्पाइनल कॉर्ड पे लेकर जाएगा। इसी को हम इंटीग्रेशन एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। फिर मैसेज टू द ब्रेन में मैसेज चला गया स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ये ऐसा हुआ है। सॉरी, अब रिले न्यूरॉन का यहाँ पर क्या रोल है? रिले न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में पाई जाती है, जो कि समझ लो कि इंटीग्रेशन के लिए काम करती है। इंटीग्रेशन करना मतलब उस पर्टिकुलर सिग्नल, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। अब ये रिले न्यूरॉन सीधा मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देगी कि भाई हमारे भाऊ ने कहा है, हमारे बड़े भैया ने कहा है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड ने कहा है कि हाथ हटाना पड़ेगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा। हाथ हटाने के लिए, हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए यू हैव टू विड्रॉ योर हैंड, ठीक है। मोटर न्यूरॉन फिर हमारे इफेक्टर मसल या इफेक्टर सेल को सिग्नल देता है, भैया हाथ तेजी से हटाओ, बिल्कुल एकदम विद इन माइनर माइन्यूट टाइम भी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, मिली सेकेंड्स के अंदर हाथ को हटा तुरंत, तो ये उसको सिग्नल देगा। तो ये कैसे कैसे वर्क किया, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? सबसे पहला था तुम्हारा रिसेप्टर, फिर था तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन, फिर था तुम्हारा इंटीग्रेशन जहां पर सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है, फिर था तुम्हारा मोटर न्यूरॉन जो कि रिस्पॉन्स को कैरी कर रहा था, जो भी रिस्पॉन्स आया प्रोसेसिंग के बाद फ्रॉम द इंटीग्रेशन सेंटर, और फिर तुम्हारा मोटर न्यूरॉन देता है सिग्नल तुम्हारे इफेक्टर मसल सेल्स को कि तुम्हें अब वो रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट करना है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी है। क्या करनी है? मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी है। तो ये थे तुम्हारे कंपोनेंट्स।
आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, वो याद कर लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, बनाने के चांसेस नहीं है। तुमसे ब्रेन का डायग्राम बनाने को नहीं बोला जाएगा बेटा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेन पार्ट्स पूछे जाएंगे, ब्रेन के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें बोलना है इट इज सेरिब्रम, इट इज सेरिबेलम और मेडुला। कौन सा ऑब्लोंगेट था, मेडुला जो है वो तुम्हारा समझ लो कि एक तरह से ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम तुम लिख सकते हो, ठीक है। सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला, ठीक है। ये तीन जो है तुम्हारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए ब्रेन के। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब जैसे कि तुमसे ये भी पूछा जाएगा कि हेमिस्फीयर क्या होता है, तो हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है, ये 2 हेमिस्फीयर से बना हुआ है, और वो 2 हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो एसोसिएटेड है लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड तुम्हारा लेफ्ट वाला, और राइट है तुम्हारे इमोशंस, क्रिएटिविटी, अवेयरनेस से रिलेटेड। तो ये तुम्हारे दोनों हेमिस्फीयर की वर्किंग का पार्ट है कि कैसे ये वर्क करते हैं। अब तुम देख रहे होगे कि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्वोल्यूशंस हैं, रिजेस बने हैं, रिजेस है, ग्रुप्स है, ठीक है, ऐसा घुमच जैसा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा सा कोई ट्यूब था, उसको एक छोटे से क्रेनियल बॉक्स के अंदर किसी तरह फिट किया गया है, जिसके वजह से उसमें बहुत सारे रिजेस और ग्रुप्स आ गए। बेटा ये क्यों है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़े और मोर न्यूरॉन्स, ज्यादा न्यूरॉन्स इफेक्टिवली वर्क कर सके, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स इफेक्टिवली वर्क कर सके, इस वजह से, ठीक है। हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, छोटे से दिमाग में ज्यादा इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होनी चाहिए, इस वजह से। अब तुमसे पूछा जा सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस को तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे, ये कैसे ब्रेन से एसोसिएटेड है, ब्रेन के किस पार्ट में प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है हमारे ब्रेन के बेसल पार्ट में, जो कि तुम लोगों को एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा है। जो बेसल पार्ट है वहां पर बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट है, तुम्हारा लोकेटेड है हाइपोथैलेमस। मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन हमारी बॉडी का, भूख लगना, प्यास लगना, हंगर थ्रस्ट का कंट्रोल एंड रेगुलेशन, हमारी बॉडी का स्लीप वेक साइकिल कैसे होगा, वो सारी चीजें। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का भी रेगुलेशन हाइपोथैलेमस करता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला के तुम्हें मैंने फंक्शंस बताए। सेरिब्रम तुम्हारा थिंकिंग पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये सारी चीजें। मेमोरी है, ठीक है, क्या याद रहेगा नहीं रहेगा, थिंकिंग और मेमोरी सेरिब्रम। उसके अलावा वॉलेंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस, पोस्चर, रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेरिबेलम। और तुम्हारा जो ब्रेन स्टेम हो गया वो क्या करेगा, एसेंशियल फंक्शंस कॉज करेगा, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन है, हार्ट बीट है, जो भी एसेंशियल फंक्शंस है बॉडी के। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने तुम लोगों को बता दिया है। ये हो गया 1, ये सेरिब्रम हो गया 2, पॉन्स मेडुला हो गया 3, हाइपोथैलेमस हो गया 4, ग्रूव्स एंड रिजेस प्रेजेंट हैं, ये हो गया 5, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, दैट इज 6। और कितना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, क्या ही पूछा जाएगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। ओके, तो अब हम आ चुके हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स में बच्चों। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती है, जब भी प्लांट किसी तरह का मूवमेंट या ग्रोथ शो करता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, plants grow and move in response to stimuli। हम इसे कहते हैं ट्रॉपिक
मूवमेंट। ये पिक्चर डिपिक्ट करता है क्या? ये पिक्चर डिपिक्ट करता है तुम्हारा रिस्पॉन्स टू टच। रिस्पॉन्स टू टच यानी कि थिग्मोट्रोपिज्म, यानी कि थिग्मोट्रोपिज्म। एक सेकेंड, हाँ, द सेंसिटिव प्लांट वन, ठीक है। ये क्या है? छुई मुई वाला प्लांट है, इसको छूना ना बिल्कुल भी नहीं छुओ, ठीक है। बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, अपने सारे लीव्स को कर्ल कर लेता है अगर तुम इसको छूते हो तो। टच का जो स्टिमुलस है ना, ये इसके प्लांट में मूवमेंट कॉज कराएगा, थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो लाइट का स्टिमुलस इस प्लांट को मिल रहा है, उस लाइट के रिस्पॉन्स में जब प्लांट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ग्रो कर रही है, हम इसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। हम इसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। दिस पर्टिकुलर डायग्राम डिपिक्ट्स जियोट्रोपिज्म, यानी ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में रूट जो है टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो कर रहा है, शूट जो है अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो कर रहा है। तो जो टुवर्ड्स ग्रेविटी शो कर रहा है मूवमेंट, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट इज शोइंग पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जो अगेंस्ट ग्रेविटी शो कर रहा है दैट इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, बिल्कुल भी वो ग्रेविटी के खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग, इस चैप्टर का शायद लास्ट ये डायग्राम होगा, और अगेन मैं तुम्हें बता रही हूँ इसको बनाने को नहीं दिया जाएगा। मैं फटाफट से सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके फंक्शन बता देती हूँ। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ नॉट ग्रोथ हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग या स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोई भी रिलीजिंग हार्मोन है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के जो बनते हैं हाइपोथैलेमस में लेकिन स्टोर और रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन हो गया। उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। FSH हो गया, GH हो गया, LH हो गया, ये सारे हार्मोन्स इससे रिलेटेड हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड, छोटू सा ग्लैंड है हमारा पीनियल ग्लैंड, मटर के दाने जितना होता है, छोटा सा। मेलेटोनिन नाम का हार्मोन ये सिक्रीट करता है जो हमारे 24 आवर स्लीप वेक साइकिल या फिर हम डायurnal साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस टाइम हमें नींद आएगी, किस टाइम हमें हमारी नींद खुल जाएगी, कब हमें भूख लगती है, हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन। फिर बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रीशन यानी कि हार्मोन इज नोन एज थायरॉक्सिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए। और जब थायराइड ग्लैंड का ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन हो जाता है तो गॉइटर जैसी बीमारी भी हो सकती है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो सकता है। पैराथायराइड ग्लैंड अगेन पैराथॉर्मोन रिलीज करेगा। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करेगा। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो टेम्पररी ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, छोटे बच्चों में ये बड़ा ग्लैंड होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये डिजेनरेट होके छोटा सा हो जाता है, फिर गायब हो जाता है आफ्टर अडल्ट स्टेज। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। जो हेल्पर टी सेल्स है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, उसका प्रोडक्शन हमारा थाइमोसिन करेगा। पैनक्रियाज अगर एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन कर रहा है तो ये प्रोड्यूस करेगा दो तरह के हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में प्रेजेंट शुगर लेवल को कम करता है, उसका मेटाबॉलिज्म करता है। और ग्लूकागन ठीक इसका ऑपोजिट काम करेगा। अगर ब्लड में शुगर कम हो गई है तो मसल में प्रेजेंट ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। तो बोथ हैव ऑपोजिट फंक्शंस एंड रोज। अड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है अड्रेनलिन और नॉन अड्रेनलिन, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रश होता है एकदम से हमारे अंदर ताकत सी आ जाती है। वो ताकत आती है इसलिए क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारी बॉडी का बढ़ जाता है। तो हमें लगता है हम बहुत ताकतवर हो गए, इसीलिए गुस्से में हम
कुछ भी कर जाते हैं, है ना। गुस्सा, जब बहुत तेज गुस्सा आता है तो हम किसी को भी मारने लग जाते हैं और ज्यादा एफिशिएंटली हम मुक्का उक्का मार पाते हैं, रादर देन जब हम नॉर्मल कंडीशन में होंगे तब। या फिर अगर तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा तो तुम उसी सामने वाले इंसान को उतना नहीं मार पाओगे। डर लग रहा है, सामने शेर आ गया, कुत्ता पीछे पड़ गया, तुम्हें दौड़ा रहा है, तुम इतनी तेजी से दौड़ोगे जितना तुम नॉर्मली कभी दौड़ भी नहीं सकते। ये सारी चीजें एड्रेनलिन रश की वजह से हो रहा है। अब ये एक मेल है तो इसके पास जो गोनैड्स प्रेजेंट होंगे वो होगा टेस्टिस। टेस्टिस एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो मेल्स में एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी वर्क कर सकता है। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से एक लड़के में, एक मेल में, एक आदमी में आदमी वाली बिहेवियर यानी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बहुत सारे जो मेल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। आवाज में भारीपन आना, बियर्ड की ग्रोथ हो जाना, चेस्ट में हेयर का ग्रोथ हो जाना, उसके अलावा ज्यादा मस्कुलर होना, ब्रॉड चेस्ट होना, ये सारी चीजें जो हैं, हाइट एकदम से लंबी हो जाना, ये सारी चीजें जो हैं इसके लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। ऑल्सो स्पर्म के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं ये सारे हार्मोन्स। फिर हम बात करेंगे अगर फीमेल्स की, तो हर एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड सेम ही है जितना मैंने यहाँ पर बताया, बस डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर, और वो डिफरेंस आ जाता है ओवरी। ओवरी एक तरह का गोनैड है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल्स में। ओवरी प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन, जिसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। जिस तरह से मेल के अपने अलग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर्स होते हैं, फीमेल्स के अपने अलग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स या फिर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, आवाज में बहुत मीठापन, पतलापन होना, या फिर बात करें हम हाइट की, तो हाइट थोड़ी सी मतलब नॉर्मल, उसके बाद क्या कहते हैं, जो हिप्स होते हैं या फिर कमर होती है वो थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉड होती है एज कंपेयर टू द मैन, जिसके चेस्ट ज्यादा ब्रॉड होते हैं। काफी मस्कुलर फीमेल नहीं होती हैं। तो ये सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर्स हैं, एंड ऑल्सो ओव्यूलेशन कराना, ये सब ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम है। तो चलो अब चलते हैं हम लोग अगले स्टेशन पे, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से ना बेटा अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा तो जाता है, लेकिन बिना समय का बर्बादी किए हम लोग जल्दी जल्दी से हर एक तरह के डायग्राम्स को कैटर करेंगे, हर एक तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और किल कर देंगे एग्जाम में। भैया एकदम मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब तुम लोग 20 तारीख को आओगे पेपर देकर और तुम लोग मुझे मैसेज करोगे मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ, बायो के सारे क्वेश्चंस कर लिए, ये वाला डायग्राम आया था जो आप लोगों ने आपने कराया था, ये क्वेश्चन आया था जो आपने बोला था कि ये आएगा। ये सब सुनने के लिए मैं एकदम पागल बेताब हो रही हूँ। जल्दी जल्दी से तुम लोग पढ़ाई करो और मुझे ये खुशखबरी दो कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन सारे डायग्राम्स की। तो ये है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ये है बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये है बाइनरी फिजन इन लिशमानिया। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बाइनरी फिजन की, जिसका नाम ज्यादा पढ़ने को मिल रहा है हमें इस डायग्राम्स में। तो बाइनरी फिजन अमीबा में होता क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें अमीबा का सेल डिवाइड हो जाता है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में, टू डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर। सेम चीज अगर ये अमीबा में हो रही है, सेम चीज लिशमानिया में भी हो रही है, बस ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, प्रोसेस वही है। बहुत सारे अलग अलग की स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है बाइनरी फिजन के लिए। यहां से क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछेगा तुम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस, डिफरेंट की स्टेजेस क्या है बाइनरी फिजन में। सबसे पहले होता है इलोंगेशन, सबसे पहले होता है इलोंगेशन, अपनी बॉडी को थोड़ा और फैलाया जाता है। फिर होता है न्यूक्लियर डिवीजन, फिर होगा न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा दो में, अब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। उसके बाद होगा सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन
फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अब फाइनली सेल मेम्ब्रेन जब बन चुकी है तो सेपरेशन भी होगा बेटा जी। सेपरेट हो जाएंगे तो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाएंगे, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे डिफरेंट होती है बाइनरी फिजन? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखा जाता है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के गैमीट्स फ्यूज होते हैं। यहाँ पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने आप को डिवाइड कर लेता है एसेक्सुअली, तो वो डॉटर सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, कोई जेनेटिक वेरिएशन या डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इस तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस है बाइनरी फिजन का, कि ये बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करने का तरीका है। अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गया और अपनी तादाद बढ़ानी है तो बाइनरी फिजन करके हम बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा डॉटर सेल्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बाइनरी फिजन। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जैसे सेल्स में ना अगर अनफेवरेबल कंडीशन कोई आ जाती है तो ये एक ही सेल के अंदर एक सिस्ट बना लेते हैं, एक टफ कोटिंग बना लेते हैं अपने चारों तरफ से, और अंदर में ढेर सारी न्यूक्लियर डिविजन हो रही है। ये वाला जो पार्ट है ना न्यूक्लियर डिवीजन, ये बहुत बार रिपीटेडली होता रहता है। और जब इस प्लाज्मोडियम को एक प्रॉपर सूटेबल कंडीशन मिलेगी, एक फेवरेबल सिचुएशन मिलेगा, तो उस सिचुएशन में ये अपने वॉल को बर्स्ट करा के अंदर में जितने भी न्यूक्लियस हैं या फिर स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं वो सारे स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे एंड दे विल रीग्रो इनटू अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये हो गया मल्टीपल फिजन। ये क्या हो गया? मल्टीपल फिजन हो गया और बाइनरी फिजन हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लेनेरिया क्या होता है बेटा जी? प्लेनेरिया होता है फ्लैट वर्म। प्लेनेरिया होता है फ्लैट वर्म। अब इसके बॉडी में ना हाई रीजेनरेटिव या रीजेनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके हर एक सेल में वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जो कि इसके बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम आएगा। तो अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेनेरिया को डिफरेंट पार्ट्स में कट भी कर दे, सेपरेट कर दे, देन ऑल्सो ईच पार्ट विल रीग्रो into a different individual। ये रीग्रो कर सकता है अपने मिसिंग बॉडी पार्ट को। ठीक है, ओवर द टाइम। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन ये कर लेता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डन। चलो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बडिंग इन हाइड्रा और हाइड्रा के ये टेंटिकल्स। टेंटिकल्स उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि अमीबा में सूडोपोडिया काम करता है, फ्लैजिला काम करता है लिशमानिया में। तो जो बडिंग होती है, बडिंग का जो प्रोसेस होता है हाइड्रा में, ये कैसे डिफर करेगा फ्रॉम द अदर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन एनिमल्स में बाकी के रिप्रोडक्शन से अलग कैसे है हाइड्रा में होने वाला बडिंग जो है एक तरह का फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब होता क्या है इसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ, शुरुआत बहुत छोटे से आउटग्रोथ से होती है। वो आउटग्रोथ फिर बड़ा होके बड बन जाता है। वो बड ग्रो करके एक डिफरेंट हाइड्रा बन जाएगा। फाइनली इट विल सेपरेट फ्रॉम द मदर हाइड्रा और ग्रो करेगा एज अ इंडिविजुअल। फिर इसमें टेंटिकल, माउथ, सब कुछ का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट सब कुछ हो जाता है। तो ये हो गए इतने सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। फिर यहाँ पर आ जाता है, ये है एक तरह से समझ लो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ब्रायोफिलम के लीफ के मार्जिन में छोटे छोटे से
बर्ड्स बनने लगते हैं। अब ये बर्ड्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो अपने आप डिटैच हो जाएंगे लीफ से और गिरेंगे कहाँ भैया, पेड़ है, पेड़ के पत्ते हैं, पत्तों से कुछ भी गिरेगा तो नीचे जमीन पे ही गिरेगा, वहां पे मिट्टी तो जरूर होगी, तो उस मिट्टी में वो बर्ड अपने आप ही ब्रायोफिल्म का प्लांट बन जाते हैं। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फाइनली ये है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। स्पोर्स बनते हैं जिसके अंदर ये हाइफी है जिसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे हैं। ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में डिस्पर्स होंगे और जहां पे इनको सूटेबल मीडियम मिला वहां पर रीग्रो कर जाएंगे इनटू अ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ राइजोपस। फिर हम चलते हैं, अच्छा अब यहाँ पर ना मैं तुम लोगों को फटाफट से सारी चीजें समझा दूं। 2-3 लाल दिल दे दिया है क्योंकि एलएस ऑफ फ्लावर, एलएस ऑफ टिपिकल फ्लावर इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हें बनाने को दिया जा सकता है, या अगर इन एनी केस बनाने को ना दिया जाए तो तुमसे इसकी लेबलिंग्स और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस केस बेस में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर की, जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। वो कौन कौन से पार्ट है? वो हो गया तुम्हारा सेपल। सेपल के जो वर्ल्स होते हैं ना उसे बोला जाता है कैलिक्स, उसे बोला जाता है कैलिक्स। फिर आ जाता है पेटल, जो खूबसूरत सुंदर सुंदर पंखुड़ियां होती है फ्लावर्स की, दोज आर नोन एज पेटल। पेटल के वर्ल्ड को बोला जाता है कोरोला, कैलिक्स कोरोला। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज थैलेमस। ये जो डंडी जैसी स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पेडिसल। ये हो गया तुम्हारा थैलेमस। ठीक है, ये सारे हो गए नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेन पर्पस क्या होता है? हम किसी भी फ्लावर का एलएस लेते हैं, उसका वो पर्पस होता है कि इस फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर सके और कैसे फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन होता है इसके बारे में जान सके। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बता दिया। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर है और ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी मेल फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होंगे इस फ्लावर में, तो मेल भी होगा फीमेल भी होगा। मेल वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स है, एंथर और फिलामेंट। एंथर यहाँ पर है जहां पे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स। फिलामेंट ये लंबी सी डंडी जैसी स्ट्रक्चर है। फिर पिस्टल क्या है? पिस्टल या कार्पल भी हम इसको बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे तुम कार्पल पढ़ोगे कहीं पिस्टल पढ़ोगे। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा बिल्कुल बीचों बीच तुम्हें ये रिसीवर जैसा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर पॉलन ग्रेन्स को ये रिसीव करता है। ये ट्यूबुलर सिलेंडर स्ट्रक्चर नोन एज स्टाइल। यहां से अंदर जाओगे तो तुम्हें मिलेगा ओवरी। ओवरी में फाइनली ओवरी के अंदर ओव्यूल में होता है फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमीट का। तो ये हो गया पूरा का पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर। फिर हम आ जाते हैं पॉलन के जर्मिनेशन पे कि अब कैसे पॉलिनेशन होगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलिनेशन के ऊपर, पॉलिनेशन के टाइप्स के ऊपर, ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन पॉलिनेशन कराने में हेल्प करता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉलिनेशन होता क्या है? एक प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर से डिस्पर्स होके स्टिग्मा पे लैंड करती है। जैसे ये लैंड करती है पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो जाता है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है एक मेल जर्म सेल, मेल गैमीट, और मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के थ्रू स्टाइल और ओवरी के अंदर एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक में। अब उस एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है क्या? एग सेल। क्या प्रेजेंट है? एग सेल, जिसके साथ ये मेल जर्म सेल फ्यूज कर जाएगा एंड हेंस फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। खैर यहाँ पे हमें पॉलिनेशन को तक ही सीमित रखना था सब कुछ, तो ये तुम्हें मैंने बता दिया सारी चीजें।
नेक्स्ट चलते हैं, जर्मिनेशन हो गया, ठीक है, जर्मिनेशन हो गया तो एक कॉटलिडन है जहां पर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये एक तरह से डाइकॉट सीड को दिखाया जा रहा है, ये एक डाइकॉट सीड है। चने के दाने ऐसे दिखते हैं ना तुम्हें, ये दोनों हो गए कॉटलिडन्स जहां पे फूड स्टोर होगा। अपर पार्ट जो है एम्ब्रियोनल एक्सेस का वो होता है प्लूम्यूल जो कि शूट को राइज करता है। लोअर पार्ट जो होता है वो होता है रेडिकल जो कि रूट को डेवलप कराएगा। तो दिस इज हाउ जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। फिर बात करते हैं हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले मेल ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये दो आपको ऑर्गन्स दिख रहे हैं, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम कहते हैं ओवरीज। ये क्या करेगी, एग को प्रोड्यूस करेगी और रिलीज करेगी। रिलीज करके ये लेकर जाती है इसे कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। और इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो ये दोनों हो गया। फिर फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड से आकर मर्ज करते हैं एक इन्वर्टेड पेयर शेप के स्ट्रक्चर में जिसको बोला जाता है यूट्रस, जिसको बोला जाता है यूट्रस। 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस की, 3 लेयर्स होती है यूट्रस की। सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। मेंस्ट्रुएशन के ऊपर क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, याद कर लेना। मेंस्ट्रुएशन क्या है, जब एक मेल गैमीट, एक स्पर्म अनेबल हो फ्यूज करने के लिए एग सेल को, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाया। फर्टिलाइजेशन नहीं होने के केस में ये खून के आंसू रोने लगती हैं तुम्हारी एंडोमेट्रियम की लेयर इनसाइड द यूट्रस, एंड ब्लड और उसके साथ साथ यूट्रस की लाइनिंग शेड होती है आफ्टर 28 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर्विक्स और वजाइना, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट। वजाइना एक ओपनिंग है जहां से मेंस्ट्रुअल ब्लड भी बाहर निकलता है, जहां से बच्चा पैदा भी होता है, बर्थ कनाल भी हम इसलिए इसको कहते हैं, और जहां से स्पर्म की एंट्री होती है पीनस के द्वारा। पीनस जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल्स, उसके द्वारा स्पर्म की एंट्री भी होती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रैक्ट, एक तरह का रास्ता है टू एंटर इनसाइड द वुमन्स वर्ल्ड, राइट। ओवरी हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर आई गेस, ठीक है। बात करते हैं अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पीएसओ, इज टेस्टिस। यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन एंड सिंथेसिस हो रहा है। स्क्रोटम के ऊपर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा डेफिनेटली, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, डेफिनेटली स्क्रोटम के बारे में पूछा जाएगा कि व्हाई स्क्रोटम इज प्रेजेंट, व्हाई इट इज कवरिंग द टेस्टिकल्स। तो इसके लिए तुम यही बोलोगे कि एक तरह का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हैंग करता है आउटसाइड द abdominal cavity so as to maintain the temperature of 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the body temperature so that the sperm formation can take place, healthy sperm formation can take place। अब यहाँ पर स्पर्म बनने के बाद ना स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वास्ट डिफरेंस के थ्रू, और ये सीधा इजैकुलेटरी डक्ट से होकर जाएगा। इजैकुलेटरी डक्ट में मिलने के बाद 3 तरह के ग्लैंड का सिक्रीशन होता है जो स्पर्म को मिक्स करा देता है। वो ग्लैंड हो गए सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये दोनों हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। 3 तरह का ग्लैंड होता है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों के सिक्रीशंस को हम सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। जब वास्ट डिफरेंस स्पर्म को लेकर आता है, इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन के साथ मिक्स कराता है, तो हम इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं सीमेन। अब ये सीमेन ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द इजैकुलेटरी डक्ट और पीनिस नाम के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा फ्रॉम द यूरेथ्रा, फ्रॉम द यूरेथ्रल मीटस, एंड
it will ejaculate inside the vagina. It will ejaculate inside the vagina during sexual intercourse. और इस टाइम पर स्पर्म की एंट्री हो जाती है वजाइना सर्विक्स के थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये हो गया पूरा का पूरा तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेशन, रेलगाड़ी छुक 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 करते हुए हम आ चुके हैं हेरिडिटी के चैप्टर पे। सो हेरिडिटी के चैप्टर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से डायग्राम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट ओवर 2 जनरेशन। यहाँ पर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, यहाँ पर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जा सकता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, जेनेटिक्स की स्टडी में ये इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2 इंडिविजुअल की मेटिंग होती है जो आपस में सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स में डिफर कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को हम अंडरटेक कर रहे हैं कंसिडर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट लिया हमने, एक टॉल और एक शॉर्ट, तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी हाइट को कंसिडर किया है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर किया है। अब पेरेंट 2 तरह के हैं, टॉल भी है शॉर्ट भी है। इसमें से कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सा रिसेसिव होगा, ये हमें तब पता चलेगा जब इसकी मेटिंग हो जाएगी और हमें मिलेगा फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 जनरेशन, और सारे के सारे हमें टॉल मिले। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 डिफरेंट एलिल्स होते हैं, जो 2 डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं, उसमें जो भी ट्रेट पहले जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उस ट्रेट को डोमिनेंट ट्रेट बोला जाता है। जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया उसको हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में यही डिफरेंस है कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल की क्रॉसिंग कराने के बाद F1 जनरेशन जिस ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा दैट विल बी नोन एज डोमिनेंट ट्रेट। जो एक्सप्रेस नहीं हो पाई, जो एक्सप्रेस तभी होगी जब होमोजाइगस कंडीशन होगा, जब दोनों टॉल होंगे या दोनों शॉर्ट होंगे, तभी बच्चा टॉल या शॉर्ट निकलेगा। दोनों टॉल तो बच्चा भी टॉल, दोनों शॉर्ट तो बच्चा भी शॉर्ट, और एक टॉल एक शॉर्ट तो बच्चा टॉल। तो ये टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट और शॉर्टनेस इज अ रिसेसिव ट्रेट। फिर अगर हम इसी F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा दे, F2 जनरेशन निकाल दे, तो हमें मिलेगा कि 3 बच्चे जो हैं वो टॉल हैं और एक बच्चा जो है वो शॉर्ट है। यानी कि वी विल हैव अ रेशियो। अगर हम बात करें फिनोटिपिक की, फिनोटिपिक यानी फिजिकल कैरेक्टर, तो फिजिकली देखने में तो 3 हमें दिख रहे हैं टॉल और एक शॉर्ट दिख रहा है, 3:1। बट अगर हम बात करें जीनोटाइप की कि कैसा इनका एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर 2 होते हैं हेट्रोजाइगस यानी कि कैपिटल T स्मॉल t, एक होता है होमोजाइगस टॉल, एक होता है होमोजाइगस रिसेसिव। तो 1:2:1 का रेशियो वी विल सी हियर। तो F1 जनरेशन क्या होती है, F2 जनरेशन क्या होती है, किसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जब हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन लेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए, एक सीड का राउंडनेस और कलर यानी येलो, और उसका ऑपोजिट ट्रेट क्या हो जाएगा, रिंकल्डनेस और ग्रीन। ठीक है, ऐसे 2 अगर हम लोगों ने ले लिए पेरेंट्स पी, तो उसका क्रॉस कराने के बाद हमारे पास जो F1 जनरेशन होगी वो राउंडर येलो ही होगी बट हेट्रोजाइगस होगी। फिर अगर हम सेल्फिंग कराएंगे, F2 जनरेशन निकालेंगे, तो हमें 9:3:3:1 का रेशियो मिलेगा
जो कि फिनोटिपिक रेशियो होगा, जो कि फिनोटिपिक रेशियो होगा। जीनोटिपिक रेशियो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, वैसे होता है वो 1:2:1:2:1:2:2:1:1, लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ 9:3:3:1 का याद रखोगे, जो कि है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। बस इतना ही तुम्हें याद रखना है और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग, P रिप्रेजेंट करता है पेरेंट, P रिप्रेजेंट करता है पेरेंट। यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया गया तो हमें ये पिंक फ्लावर ही मिला, यानी कि ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। फिर इसकी सेल्फिंग कराई तो हमें 3:1 का रेशियो मिला, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही तुम्हें डिपिक्ट करवा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो मेल्स होते हैं ना बेटा, मेल के पास दो तरह का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स और वाई। फीमेल के पास एक ही तरह का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स 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 एक्स। ठीक है, तो अब जब इन दोनों की मेटिंग होगी, जब इन दोनों का स्पर्म बनेगा, तो 50% स्पर्म जो है उसमें एक्स क्रोमोसोम होंगे, बाकी के 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होंगे। और यहाँ फीमेल्स में 100% जो ओवा होगा वो एक्स क्रोमोसोम वाला ही होगा। ठीक है, मतलब हर तरह का जो ओवा होगा, जो एग होगा, वो एक्स क्रोमोसोम ही कंटेन करेगा, क्योंकि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं दोनों। तो जब स्पर्म, अगर एक्स वाला स्पर्म मेट किया फीमेल के एग को, तो क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स फीमेल हो जाएगी, फीमेल डॉटर प्रोड्यूस होगी, जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन XX हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ये वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म मेट किया फीमेल के ओवा को, तो एक्स और वाई यानी कि मेल बच्चा प्रोड्यूस होगा, जो कि ऑब्वियसली मेल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कितने % चांसेस होते हैं कि बेटा होगा कि बेटी, 50% चांसेस होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा क्या क्या तुमसे पूछा जा सकता है, वेट में तुम लोगों को अच्छे तरीके से बताती हूँ। दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं, मेल्स में पाए जाते हैं। इमेज के बेस में बताओ कि सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करा रहा है, अगेन मेल ही करा रहा है। फिर अगर सेक्स ऑफ द बेबी क्या होगा, इफ एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर आया, तो वो बेबी जो होगा वो मेल बेबी होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, यही सब पूछेगा। सारी चीजें मैंने तुम लोगों को बता दी, हर तरह का क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बता दिया। आखिरी स्टेशन पर उतरने वाले बच्चों हम लोग, तो जितना भी बोरियत है वो सब छोड़ दो, फ्रेशन अप हो जाओ, कॉफी पी लो, पानी पी लो, जो भी पीना है खाना है वो कर लो। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारे प्यारे से इसमें डायग्राम्स है। अब आप सामने देख पा रहे हो कि ये जो डायग्राम है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फूड चेन इन नेचर। फूड चेन इन नेचर क्या है, फूड चेन, ए दिखा रहा है फॉरेस्ट का फूड चेन, जिसमें सबसे बेस पे पाए जाते हैं प्लांट्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स। प्लांट पे फीड करता है डियर, डियर पे फीड करेगा लायन, यानी लायन क्या हो गया, टॉप कार्निवोर हो गया। तो फूड चेन इज द प्रोसेस और सीरीज ऑफ फूड टेकन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म विच इज अगेन टेकन अप बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। ये एक तरह का चेन होता है। तो ये है फूड चेन नेचर में। फॉरेस्ट का हो गया, बात करें अगर ग्रासलैंड की, तो ग्रासेस पे फीड किया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट पे फीड किया फ्रॉग ने, फ्रॉग पे फीड किया स्नेक ने, स्नेक पे फीड किया वल्चर ने। तो एक तरह से समझो, दिस इज अ प्रोड्यूसर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और ये हो गया टॉप कार्निवोर। फिर बात करें अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की, तो पॉन्ड में छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। प्लांट पे फीड किया कुछ इंसेक्ट्स ने, लाइक स्कॉर्पियंस, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए।
प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड किया छोटे छोटे फिशेस ने, फिशेस हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको फीड कर रहा है तुम्हारा बोगला। ठीक है, तो ये हो गया टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर। तो ये एक चेन होती है जो इकोसिस्टम में पाया जाता है, जिसके वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी का ट्रांसफर कितना होता है? 10%। आगे चल के पढ़ेंगे उसके बारे में भी। अब ये वाला जो डायग्राम है ना, ये तुम्हें बनाने को दिया जा सकता है। ये ट्रॉफिक लेवल का डायग्राम है बेटा जी, ये ट्रॉफिक लेवल का डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है थ्रू द ट्रॉफिक लेवल। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है सनलाइट। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। ठीक है, वो सनलाइट प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती है खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस करने में। अब ये प्रोड्यूसर या फिर प्लांट को कंज्यूम करेगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा टर्शरी कंज्यूमर, और धीरे धीरे करके एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती चली जाती है, एनर्जी जो है वो खर्च होती चली जाती है, और सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू दी अदर ट्रॉफिक लेवल। इसीलिए यहाँ पर ऐसा पिरामिड जैसा बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, फूड चेन समझ में आ गया? फूड चेन से रिलेटेड ही है तुम्हारा ट्रॉफिक लेवल वाला क्वेश्चन। फूड चेन क्या है? सीक्वेंस या सीरीज है इन विच ऑर्गेनिज्म इज ईटन, ऑर्गेनिज्म ईट्स एंड गेट्स ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म, बस ऐसा है। ठीक है, पूरा ये सीरीज है। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, व्हाट डू वी कॉल एन ऑर्गेनिज्म जो दोनों प्लांट और एनिमल पे फीड करता होगा एक ट्रॉफिक लेवल पे, एक ट्रॉफिक लेवल पे। तो जो दोनों प्लांट और एनिमल पे फीड करता है उसको हम ओमनीवोर बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमंस एग्जाम्पल है ओमनीवोर का, बिकॉज वी फीड ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, एनर्जी फ्लो के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। एनर्जी फ्लो, यहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्वेश्चन नंबर 2, और ये इस तरह से फूड चेन, इससे रिलेटेड पूछ सकता है क्वेश्चन। फूड चेन इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट डायग्राम है, ओ माय गॉड, ये तो थोड़ा सा नेटवर्क जैसा डायग्राम दिख रहा है, नेटवर्क जैसा एक इंटरकनेक्टेड सा चेन दिख रहा है। ये फूड चेन तो नहीं हो सकता, क्या कहेंगे हम इसको? हम इसको कहेंगे फूड वेब। फूड वेब क्या होता है बेटा? पूछ लेगा तुमसे यहां से। फूड वेब क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? फूड वेब, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। ढेर सारे फूड चेन हमारे नेचर में आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड बाय देयर फीडिंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनिजम्स आर linked by their feeding relationships। समझ में आ रहा है? फीडिंग रिलेशनशिप पर बेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का होना एक फूड वेब के अंदर। इन कॉन्ट्रास्ट अगर इसके अलावा अगर हम बात करें फूड चेन के बारे में, तो ये एक लीनियर सीक्वेंस डिपिक्ट करता है, एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, तीसरे को चौथा खा रहा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर एक फूड वेब में बेटा डीकंपोजर्स का क्या रोल होता है? क्वेश्चन नंबर 2 यहां से पूछा जाएगा। डीकंपोजर पे मैं तुम्हें बता रही हूँ, गारंटीड अगर आर एनवायरमेंट से कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है तो वो है डीकंपोजर। उसके ऊपर क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है, काफी एसेंशियल है हमारे फूड चेन के लिए, बिकॉज वो डेड ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन करते हैं, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में उसको कन्वर्ट करते हैं,
और वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, फिर उसी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स जो हैं वो टेकअप करते हैं ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। इस तरीके से एक न्यूट्रिएंट साइकिल भी चल जाती है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी रन करती है। ये इंश्योर करता है कि हमेशा इकोसिस्टम बैलेंस में रहे, हेल्दी और सस्टेनेबल रहे। जितने भी पॉइंट्स मैं तुम लोगों को बता रही हूँ लिख लो भाई, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि नंबर बढ़ाने के काम आता है, जो कि नंबर बढ़ाने के काम आता है बच्चों। प्रीडेटर का रोल क्या होगा फूड वेब में, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीडेटर का रोल क्या होता है फूड वेब में? अब एनर्जी फ्लो करती है फूड वेब में यूनिडायरेक्शनल मैनर में, जस्ट लाइक फूड चेन, ये तो तुम्हें भी पता है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर से स्टार्ट करें तो हर्बीवोर, फिर ओमनीवोर, फिर कार्निवोर और फिर आएगा लास्ट में प्रीडेटर। तो प्रीडेटर जो है एक फूड चेन का टर्मिनल पार्ट होता है, एक फूड चेन को एंड करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके डेथ के बाद सीधा रोल डिकम्पोजर्स के पास चला जाएगा। सो दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वो एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, जितनी भी एनर्जी उनके पास पहुंची है अब जब वो डेड होंगे तो उनके ऊपर डिकम्पोजर वर्क करेंगे और उनकी एनर्जी सीधा फिर रिसाइकल होके सॉइल में मिक्स हो जाएगी। समझ में आया? सो दिस वाज ऑल। तो ये है तुम्हारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफर होती है सनलाइट से प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर और कार्निवोर से टॉप कार्निवोर। तो दिस वाज ऑल। अच्छा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉटम में क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ट्रॉफिक लेवल के बॉटम में क्या रिप्रेजेंट करेगा, सबसे एपेक्स में क्या रिप्रेजेंट करेगा, रोल ऑफ डिकम्पोजर इस डायग्राम से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, 10% लॉ वाला बता देना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन बता देनी है आप लोगों को, ठीक है, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसे वर्क करता है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं। सो बेटा दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन नाउ। आई होप शुरुआत से लेकर एंड तक आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी है और हर तरह के डायग्राम्स और उसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम लोगों ने उसको समझा होगा और तुम्हारे एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स लिखे हुए होने चाहिए। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी इस वीडियो को देख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपने शुरू से लेकर एंड तक पूरी क्लास देखी या नहीं देखी। एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई नो आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो, यू आर गिविंग योर 100% एंड वी नो, वी टीचर्स नो कि आप लोगों का कितना ज़्यादा डेडिकेशन रहा है इस बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, सेशन सारे अटेंड करो और तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारा एक भी क्वेश्चन खाली नहीं जाने वाला, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने वाला किसी भी क्वेश्चन में। सो डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी, बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।